तो पढ़ेंगे क्लास 10th के लिए अर्थशास्त्र। ये अर्थशास्त्र के जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं उसको आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वीडियो को चालू करते हैं। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। भारत में योजना आयोग 15 मार्च 1950 को लागू हुआ था। योजना आयोग को हटा करके हम बता देना चाहते हैं, योजना आयोग को हटा करके अब क्या आ गया है? नीति आयोग। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो पिछड़ा राज्य की जब भी बात आएगा तो क्या होगा? बिहार। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इसमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत में किस प्रकार का अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, निम्न में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र किसको कहा जाता है? कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। और सेवा क्षेत्र किसको? इसका आंसर जो होगा बी होगा। और सेवा क्षेत्र किसको कहा जाता है? तृतीय क्षेत्र को। और औद्योगिक क्षेत्र किसको कहा जाता है? द्वितीय क्षेत्र को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? जो जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा उस देश को हम लोग क्या बोलेंगे? डेवलप यानी विकसित कंट्री बोलेंगे। और वहीं अपना भारत क्या है? विकासशील देश है। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया है? पीछे भी हमने बताया योजना आयोग को हटा करके कौन सा आयोग बनाया गया है? नीति आयोग बनाया गया है। और नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1952 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? तो कम से कम 100 दिनों के लिए रोजगार देने के लिए व्यवस्था है मनरेगा के अंतर्गत। भारत में नीति आयोग कब बना? भारत में नीति आयोग 2014 में बना। और नीति आयोग किसके स्थान पे है? योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। बिहार में जीवन का आधार क्या है? तो बिहार में जीवन का आधार पता ही है, कृषि है। इसमें 50 से 70% तक लोग किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह किसने कहा? बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह किसने कहा? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल अगर होगा तो क्या होगा? 1951 से 1956। क्यों? क्योंकि जो योजना आयोग बनाया गया था वो कब बनाया गया था? 1950। और 5 ईयर जो प्लान कमीशन था पंचवर्षीय योजना वो 1951 से 1956, 5 वर्ष तक पहली मतलब था। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक है? तो मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक है? 3 सूचक है। कौन कौन सूचक है? शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो किस क्षेत्र को कहा जाता है? उद्योग को। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास के मुख्य रूप से कितने क्षेत्र है? तो आर्थिक विकास के मुख्य रूप से कितने क्षेत्र है? 3 क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है तो भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? आप इसको कमेंट करके बताइएगा 17 नंबर का आंसर, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो योजना आयोग हो या नीति आयोग हो, सबका अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? मतलब 11वीं पंचवर्षीय योजना की कार्य समय क्या था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की कार्य समय 2007 से 2012 था। अगला है, निम्न राष्ट्रीय विकास परिषद के पदेन सदस्य कौन होते हैं? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के पदेन सदस्य कौन होते हैं? सभी राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। अगला है, इनमें से कौन से देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस देश में नहीं है? वो है आपका चीन। यहाँ पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं है। मानव विकास सूचकांक के जनक कौन है? तो मानव विकास सूचकांक के जनक कौन है? महबूब उल हक। ये क्या है? पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं। चलिए, एक हम लोग पहले जो चैप्टर है उसमें से सभी ऑब्जेक्टिव को पूरा कर लिए हैं। दूसरा जो हमारा चैप्टर है वो दूसरा चैप्टर क्या है? राज्य एवं राष्ट्र की आय। राज्य एवं राष्ट्र की आय। हम यहाँ पे पेन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। चलिए हम
येलो कलर का ले लिए हैं। अगला है भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच को क्या कहते हैं? भारत का वित्तीय वर्ष कहा जाता है। भारत का वित्तीय वर्ष किसको कहा जाता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच को। अगला क्वेश्चन है भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो भारत में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक की बात कर रहे हैं तो वो कौन सा हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? गोवा, जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है बिहार के किस जिले के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो कौन हो जाएगा? पटना। कौन हो जाएगा? पटना। उत्पादन एवं आय गणना विधि के दृष्टिकोण से मतलब सहज, वैज्ञानिक, व्यवहारिक, उपयुक्त, सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस होगा। अगला है बिहार में किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो बिहार में किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो वो कौन सा है? शिवहर है। कौन सा जिला है? शिवहर है। बिहार बोर्ड का एग्जाम है तो आपके बिहार से स्पेशल से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से पढ़िए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगला है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम कब हुआ? तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम कब हुआ? 1868 में हुआ। 1868 में हुआ। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन कौन किया था? तो भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी ने किए थे। इससे हम लोग इनको हम लोग क्या बोलते हैं? भारत का ओल्ड मैन भी बोलते हैं। अगला है राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो राष्ट्रीय आय कमेटी का गठन किसके अध्यक्षता में हुआ? पीसी महालनोबिस के अध्यक्षता में हुआ। अगला है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किनकी रचना है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किनकी रचना है? 10 नंबर प्रश्न है। तो इनके लेखक हैं दादा भाई नौरोजी, भारत का ओल्ड मैन। मुद्रा बचत एवं साख, नेक्स्ट हमारा चैप्टर होगा मुद्रा बचत एवं साख, जो चैप्टर नंबर 3 है अर्थशास्त्र का। मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मुद्रा, रुपया, पैसा। अगला है विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? विनिमय, एक्सचेंज का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? तो क्या है? मुद्रा ही है। मुद्रा से ही हम लोग लेन देन करते हैं ना। अगला है विनिमय के कितने रूप होते हैं? तो विनिमय के कितने रूप होते हैं? विनिमय के कितने रूप होते हैं? विनिमय के 2 रूप होते हैं। विनिमय के कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं।